जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं। गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया। आप अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने गलती खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती। मेरे घर में ब्याह ही नहीं चलेगी। मैं तो कहता हूँ उस लड़के को जान से मार डालो। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। इस शख्स ने मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मेरा बाल बाल भी इसके कफन तक का एहसानमंद है। लड़की, हमने पुलिस को बुला लिया है। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने बाप का जो कत्ल किया है। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन छीनने का इतना गुस्सा, किसी इज्जतदार की इज्जत से खेल गए आप लोग। इतना पुलिस नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ इतना मारो ताकि लड़का लड़की को पता चले कि इस तरह नहीं घूमते। मत करो डॉक्टर, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? किचन में जाओ, जाके सामान सीधा करो। अब 3 डब्बे वाले के पास नहीं जाऊंगा मैं। मेरे बाबा की ना हक हलाल की कमाई थी, बता रही हूँ। बाबा की किताबें बेच दी, अम्मा की तस्वीर औने पौने बेच दी। जब तक मैं सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर लूंगी ना, मैं चैन से बैठूंगी नहीं। वैसे बड़े अफसोस की बात है, कब से तुम्हारे साथ मुशक्कत कर रहा हूँ। आप देख तो रही हैं, मेरा सब कुछ लुट गया। उन कमबख्तों ने राशन तक नहीं छोड़ा। अब आप मेरे इतने काम आए, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगी। बाबा कहते थे मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। देखो सुंदरी, तुमने यहाँ अकेला रहना है कि महल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? मर्जी है तुम्हारी। वो अपनी तलाश जारी ना ही रखे तो बेहतर है, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। अगर वो आपको मिल भी गई तो क्या वो आपसे उतनी मोहब्बत करेगी जितनी मोहब्बत आप उससे करते हो? मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर अधूरा हूँ। यही मोहब्बत की हकीकत है। वो है कहाँ, ये सवाल मुझे जीने नहीं देता। बादशाह, जो हम चाहते हैं ये चाय पी लें। किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस उन्हें दुआ दो। कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। एक राह चलती। डॉक्टर गुलाम उठेगा और चला जाएगा। अल्लाह पाक प्लीज 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 इसकी सुबह तक आ। तौबा, कमबख्तों ने केबल की तार तक चुरा। हाँ, ये सब तो शेर जमान चाचा भी कर सकते हैं। उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आशा, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना। तो आप हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। हाँ, वो मैं दफ्तर के काम से इस्लामाबाद गया हुआ। कसम से चाचा, अब सोचती हूँ कि अगर आपकी कोई, क्या फायदा आपका इतने बड़े आदमी होने का। हाँ, क्या कह रही थी तो? हाँ चाचा, मैं ये कह रही थी कि करवा दें, घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं है। तुम अकेली लड़की हो, तुम सोचो। मैं 4 गवाह लेके आ, रिलीज होगा, कब पेंशन मिलेगी, खाली खुली से तुम्हें कोई नहीं पालेगा ना। वही आपने पता करानी है, कहाँ रहता है, क्या करता है। बेटी भी थी एक। अल्लाह ने चाहा तो मैं उन उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। उसी जगह, उसी मुकाम,
जहां तुमने मेरे दिल पर वार किया था। अगर आज के बाद यहाँ नजर आए ना लड़की को, हम गरीब लोग हैं बाबा, तुम एक शरीफ बाप की बच्ची हो, मैं तुम्हारे चाचा जैसा हूँ। करो, निकालना चाहिए इसको इधर से। बिल्कुल निकालना चाहिए। मार कर देंगी। नहीं बुआ, साहब जान के दिल का जहर बह। मैं क्या लगता है खुर्शीद कि मैं वो खुश नसीब औरत हूँ जिसका शौहर उसके साथ बैठ के दिल की बातें करता। इतनी आसानी से तो तलाक नहीं दी होगी उसने मुझे। नहीं, सब्र कर लेना चाहिए कि वो जिंदा होगा और अपनी बेटी के साथ खुश भी। हमारी खानदानी रिवायत में औरत की दुनिया कहाँ बसती है? पर नहीं हो रहा बुआ। जब से पता चला है कि मेरी बेटी पैदा हुई थी और इन जालिमों ने उसको मुझसे जो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्या तुम मुझे एक बार फिर नहीं मिल सकती? एक बार आप बताएं तो सही, मैं कोशिश करूंगा। एक बहुत ऐसे कि मेरी बेटी कहाँ होगी, मुझे उसे ढूंढना है और बहुत जल्दी ढूंढ। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब लोग? आपका हमारे इस ड्रामा रिव्यू में खुश आमदीद है। आप हमारा देख रहे हैं चैनल मूवी मैक्स, और ये एक रिव्यू है जिसमें हम करने जा रहे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 15 का रिव्यू। तो रिव्यू के साथ बने रहें, रिव्यू को मुकम्मल देखें। रिव्यू पसंद आए तो रिव्यू को लाइक करें। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का ये एक शाहकार है। चलो शुरू करें। पाकिस्तान ड्रामा निगारी की तारीख में जब भी जागीरदारों, निज़ाम और ख़ानदानी वक़ार की आड़ में दबे हुए इंसानी हकूक़ की बात होगी तो इश्क, रंगो वखरा जैसे ड्रामा एक संग मेल के तौर पर याद रखे जाएंगे। आज के इस तजज़ियाती रिव्यू में हम इस ड्रामे की हालिया एक साथ का एक ऐसा तफसीली जायज़ा लेंगे जो न सिर्फ इस कहानी के नशीबो फरार को उजागर करेगा बल्कि किरदारों के लाशऊर में छुपे हुए उन महरक़ात को भी बेनकाब करेगा जो इस कहानी का महज एक तफरीह की बजाय एक समाजी अलमिया बनाते हैं। क्या एक इंसान की छोटी अना पूरे ख़ानदान की खुशियों का जनाजा निकाल सकती है? क्या इक़्तिदार और मनसब की हवस इतनी अंधी हो जाती है कि वो सगे बहन भाइयों के आंसू को भी पत्थर के दीवारों के पीछे कैद कर देती है? ये वो सवालात हैं जो इस किस्सत को देखते हुए नाज़रीन के जहनों में उठते हैं। इस ड्रामे का आगाज़ एक ऐसे जज्बाती और फ़िक्री सवाल से होता है जो इंसानी फितरत के तारीख़ पहलुओं की निशानदेही करता है। मरकज़ी कशमकश, माजी का साया और हाल की तलखी। इस किस्सत की मरकज़ी कशमकश खुर्शीद बीबी के उस फैसले के गिर्द घूमती है जिसने बरसों की खामोशी को तोड़कर हवेली के दर व दीवार को हिलाकर रख दिया। जहांदार मीर अली, जो कि सुंदर गढ़ का एक ताकतवर और बासठ जागीरदार है, अपनी बहन खुर्शीद बीबी को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दे रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो खुर्शीद बीबी उसकी सबसे बड़ी आस पर असीर हैं। जहांदार का किरदार सिर्फ एक भाई का नहीं बल्कि वो उसी इस्तेहसाली निज़ाम का नुमाइंदा है जहां औरत की मर्ज़ी और उसकी ममता को ख़ानदानी गैरत के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी का किरदार है जो अपने बाप आशिक अली की वफ़ात के बाद एक ऐसी दुनिया में तन्हा रह गई है जहां साहिबी अजनबी महसूस होते हैं। सुंदरी की वापसी महज अपने घर वापसी नहीं है बल्कि यह उस माशरती बेहसी का सामना है जो किसी की मौत के फ़ौरन बाद उसके असासों पर गिद्धों की तरह टूट पड़ती है। मोहल्लेदारों का रवैया, उनकी लालच और सुंदरी की बेबसी इस किस्सत का सबसे तकलीफ़दा पहलू हैं। अगर हम जहांदार मीर अली के किरदार का गहराई से मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि वो कोई आम विलन नहीं है। वो अपनी जगह ये समझता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने ख़ानदान के वक़ार और मनसब को बचाने के लिए कर रहा है। उसका ये जुमला कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था, उसकी दाखिली जंग को ज़ाहिर करता है। वो अपनी बहन से मोहब्बत तो करता है लेकिन उसकी यह मोहब्बत उसकी अना के सामने बहुत छोटी है।
जहांदार का खौफ ये नहीं है कि खुर्शीद बीबी मर जाएगी, बल्कि उसका असल खौफ ये है कि अगर सच सामने आ गया तो सुंदरगढ़ की ज़मीनों पर उसकी बादशाहत का सूरज ख़त्म हो जाएगा। खुर्शीद बीबी का बरसों बाद अपने कमरे से बाहर निकलना एक इलामी अमल है। ये सिर्फ एक कमरे से बाहर आना नहीं है, बल्कि यह उस जुल्म के ख़िलाफ़ एक खामोश एहतजाज है जो दवाइयों से उस पर ढाया जा रहा था। जब वो जहांदार के सामने खड़ी होकर अपनी बेटी का सवाल करती है तो वो एक लाचार बहन नहीं बल्कि एक ग़ज़बनाक माँ बन जाती है। उसकी आंखों में वो तड़प है जो सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिससे उसका बच्चा छीनकर उसे मौत की छोटी खबर सुना दी गई हो। राइटर ने यहाँ खुर्शीद बीबी के मुकालमे में जो दर्द समोया है वो सीधा दिल पर उतरता है। मेरी बेटी तो गैर नहीं है ना, ये जुमला इस माशरे के मुंह पर तमाचा है जो रिश्तों को भी मफादात के तराजू में तोलता है। सुंदरी तन्हाई और मुज़ाहमत की इलामत है। सुंदरी का किरदार और ड्रामे की रूह वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने बाप से सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स और हिम्मत भी सीखी है। आशिक अली का स्कूल, उनकी किताबें और उनके नज़रियात सुंदरी के लिए एक ढाल हैं। जब वो अपने घर वापस आती हैं और देखती हैं कि उसके पड़ोसियों ने उसका सबसे कीमती असासा अपने बाप की यादें लूट ली हैं तो उसका रद्द-ए-अमल एक आम लड़की जैसा नहीं रहा था जो रो कर बैठ जाए। वो मुज़ाहमत करती है, वो उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करती है। यहाँ डॉक्टर का किरदार भी बहुत अहम है। वो सुंदरी की ज़िंदगी में एक रोशन सितारे की मानद है जो उसे अंधेरों में भी रास्ता दिखा रहा है। डॉक्टर और सुंदरी के दरमियान जो मुकालमे हुए हैं वो नफसियाती तौर पर बहुत मजबूत थे। रोना है तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन अपने बाप की गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाना कमज़ोरी नहीं। ये जुमला सिर्फ सुंदरी के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पर अपनों को खो देता है। समाजी और इखलाकी मौज़ूआत बेहसी का अरूज। इसी किस्त में जिस तरह समाजी बेहसी का दिखाया गया है वह हमारे माशरे का एक कड़वा सच है। रमज़ान चचा और ज़ोहरा जैसे किरदार हमारे गर्दो पेश में आम पाए जाते हैं। वो लोग जो कल तक आशिक अली के एहसान तले दबे हुए थे, उनके मरते ही उनके घर का फर्नीचर और बिजली की मशीनें तक उठा कर ले गए। ये मंजर देख कर इंसान की रूह कांप उठती है कि किस तरह गुर्बत और लालच इंसान को जानवर से भी बदतर बना देते हैं। सुंदरी के बाप की किताबों का रद्दी के भाव बिक जाना इल्म और इश्तिहार की उस तौहीन को ज़ाहिर करता है जो हमारे माशरे में आम हो चुकी है। एक उस्ताद जो पूरी ज़िंदगी दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल संवारते हैं और उसमें गुजारते हैं, उसके अपने घर की हुर्मत उसके लिए मरने के बाद पमाल कर दी जाती है। ये समाजी पहलू इस ड्रामे को दीगर रवायती कहानियों से मुमताज़ करता है। तकनीकी जायज़ा लें। तकनीकी लिहाज से ये किस्त कमाल की थी। डायरेक्टर ने हवेली के अंदरूनी मनाजिर और गांव की गलियों के दरमियान जो तज़ाद बरकरार रखा है वो काबिल सताइश है। हवेली की रोशनियों को हमेशा मध्यम और बोझल रखा गया जो वहाँ छुपे हुए राजों और घुटन की अक्कासी करता है। जब खुर्शीद बीबी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो कमरे के ज़ाविये उनकी बड़ाई और उनके बरसों के कुरब को बहुत खूबसूरती से कैद करते हैं। पस से मंजर की मौसीकी जो जज्बात की शिद्दत को मज़ीद गहरा कर देती है, ख़ास तौर पर वो लम्हा जहाँ सुंदरी अपने बाप की यादों में घिरी होती है। या वहाँ मौसीकी का थीमा से नाजरीन की आंखों को नम कर देता है। अदाकारी की बात की जाए तो जहांदार मीर अली का किरदार निभाने वाले अदाकार ने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और आँखों के तासुरात से उस शफ़ाक़त को बखूबी निभाया है जो एक किरदार का खासा होती है। खुर्शीद बीबी के किरदार में जो ठहराव और तड़प दिखाई गई है वो लाजवाब है। मंजर की खूबियाँ और खामियों की हम बात करें, जहाँ ये ड्रामा अपनी कहानी और पेशकश में बहुत मजबूत है, वहाँ कुछ मुंतकी सवालात भी पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इतने बड़े जागीरदार के घर में गुलाम जैसे किरदार के पास इतनी हिम्मत हो सकती है
کہ وہ اتنے سالوں تک ایک راز کو سینے سے لگائے رکھے؟ اور کیا سندری جیسی پڑھی لکھی لڑکی کو اپنے باپ کے مرضی کے بارے میں پہلے کبھی کوئی اشارہ نہیں ملا؟ تاہم ان چھوٹی موٹی خامیوں کو کہانی کے تسلسل اور اداکاروں کی بہترین پرفارمنس کے پیچھے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی اس کا بیانیہ ہے۔ یہ کہیں بھی بوریت کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ ہر سین اگلے سین سے جڑا ہوا ہے اور تجسس کا عنصر آخر تک برقرار رہتا ہے۔ خاص طور پر وہ موڑ جہاں جہاندار یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو جھوٹ بولا ہے، اس کا بچہ مر گیا ہے، وہ اس ڈرامے کا بائی پوائنٹ ہے۔ مستقبل کی پیش گوئی، کیا سندری کو اس کا حق ملے گا؟ اگلی قسط کے بارے میں میری پیش گوئی یہ ہے کہ اب سندری اور خورشید بی بی کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ اگرچہ جہاندار نے پوری کوشش کی ہے کہ سچائی کو دفن کر دے، لیکن قدرت کا اپنا ایک انصاف ہوتا ہے۔ غلام کا کردار اب مزید خاموش نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اسے اپنے محسن عاشق علی کی بیٹی کی حالت دیکھ کر ضمیر کی ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سندری کو جلد ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ جیسے اپنا گھر سمجھ کر واپس آئی ہے وہ تو محض ایک عارضی ٹھکانہ تھا، جبکہ اس کی اصل جڑیں تو اس حویلی میں ہیں جہاں اس کی ماں برسوں سے اس کی راہ تک رہی ہے۔ کیا جہاندار میر علی اپنی شکست تسلیم کر لے گا یا وہ سندری کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔ اختتامی کلمات: عشق و رنگ کا کمرہ محض ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، بے حد آئینہ ہے جس میں ہم اپنے معاشرے کے مقررہ چہروں اور خوبصورت رشتوں کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ کو چاہے کتنے ہی تہوں میں چھپا دیا جائے، وہ ایک نہ ایک دن ابھر کر سامنے ضرور آتا ہے۔ اقتدار کا نشہ عارضی ہوتا ہے، لیکن انسانیت اور سچائی کے رشتے ابدی ہوتے ہیں۔ خورشید بی بی کی تڑپ اور سندری کی ہمت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، انصاف کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ اس قسط نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اب صرف رومانس تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ سنجیدہ اور گہرے سماجی مسائل پر بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اب یہاں ہم ایک اور بات کریں کہ کرداروں کے مزید گہرا جائزہ لیتے ہیں۔ حویلی کی سیاست اور خاندانی جبر کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلے خورشید بی بی کا کمرہ صرف ایک چار دیواری نہیں تھی، بلکہ وہ اس خاموش احتجاج کی علامت تھی جو ایک عورت اپنے وقار کی خاطر اختیار کرتی ہے۔ جب جہاندار میر علی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسے صرف ایک بھائی کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے ایک قاتل کے طور پر دیکھتی ہے جس نے اس کی خوشیاں، اس کے شوہر اور اس کی ممتا کا قتل کیا تھا۔ جہاندار کا یہ دعویٰ کہ میں نے تمہیں مرنے سے بچایا، دراصل اس کی اپنی بزدلی کا اعتراف ہے۔ وہ اپنی بہن کو نہیں بلکہ اپنی اس عزت کو بچا رہا تھا جو اس نے لوگوں کے خوف سے بنائی تھی۔ سندر گڑھ کی زمینوں پر قبضہ کرنا آسان ہے، لیکن کسی کے دل اور یادوں پر قبضہ کرنا ناممکن ہے۔ جہانداروں کی طاقت کے ہتھیار اور اس کے کارندوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے خوف میں ہے۔ لیکن جب خورشید بی بی جیسی خاموش عورت بولنا شروع کرتی ہے تو وہ خوف زنجیریں توڑنے لگتا ہے۔ اس قصت میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک طاقتور انسان بھی اندر سے کتنا کھوکھلا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن کی ایک نظر کا سامنا نہیں رکھ سکتا، اسے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ اس کا محسن ہے۔ سندری کی واپسی، ایک نئی جنگ کا آغاز۔ سندری کی کردار نگاری میں جو نفاست ہے وہ اسے دیگر بیروننز سے الگ کرتی ہے۔ وہ محض ایک مظلوم لڑکی نہیں، جب وہ اسکول جاتی ہے اور اپنے باپ کے نقش قدم کو تلاش کرتی ہے تو وہاں اس کے چہرے پر جو سکون ہے وہ اس کی اندرونی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی تعلیمات اسے ہر قدم پر ہمت دے رہی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ سندری کا مکالمہ اس قسط کا سب سے طاقتور منزل تھا۔ میرے باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے اور آپ لوگوں نے ہمارے سامان لوٹ لیا۔ یہ جملہ ناظرین کو دلوں میں ترازو ہو جاتا ہے۔
यहाँ राइटर ने उन लोगों पर तनकीद की है जो मजहब और रिश्तों की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन वक्त पढ़ने पर अपनी औकात दिखा देते हैं। रमज़ान चचा का ये कहना कि अशीक भाई के ऊपर हमारे पैसे निकलते थे, इस झूठ की अक्कासी करता है कि जो लोग अपनी चोरी के लिए को छुपाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर का किरदार जदीदत रवायत का संगम। डॉक्टर का किरदार इस ड्रामे में एक पुल का काम कर रहा है। वो सुंदरी को जज्बाती सहारा देने के साथ साथ उसे मुंतकी तौर पर भी मजबूत बना रहा है। वो उसे माजी में कैद रहने की बजाय मुस्तकबिल की तरफ देखना सिखाता है। उसका सुंदरी के साथ खड़ा होना ये साबित करता है कि इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। डॉक्टर ये जानता है कि सुंदरी एक बहुत बड़ी जंग लड़ने वाली है और वो उसे ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार कर रहा है। सुंदरगढ़ और जागीरदाराना निज़ाम का रूज और जवाल। इस किस्त में सुंदरगढ़ के सियासी मंजरनामे को भी छेड़ा गया है। नए इलाकों का सुंदरगढ़ में शामिल होना जहांदार की ताकत में इजाफे की लामत है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने घर के अंदर बगावत का इलम बुलंद हो चुका है। यह एक तारीखी हकीकत है कि जब भी कोई ये जाबर अपनी ताकत का रूज पर होता है तो उसके ज़वाल का आगाज़ उसके अपने घर से होता है। जहांदार की यह फ़िक्र कि कोई ऐसा राज ना खुल जाए जो मेरी बादशाहत को ख़त्म कर दे, उसे मज़ीद ज़ालिम बना रही है। वो अपने कारंदों को हुक्म देता है कि आशिक अली का नाम उसके सामने ना लिया जाए। यह खौफ ही है कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उसे पता है कि आशिक अली का नाम उसके माजी के उन सियाह अबवाब को खोल देगा जिन्हें वो हमेशा के लिए बंद करना था। मुकालमा निगारी और असलूब इस ड्रामे के मुकालमे इंतहाई जानदार और बामायनी हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। यह वो पुराना मुहावरा उस हवेली के माहौल पर बिल्कुल फिट बैठता है जहाँ पर हर कोई दूसरे की जासूसी कर रहा है और सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। राइटर ने इस तारों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर खुर्शीद बीबी का अपनी बेटी को कब्रिस्तानों में ढूंढना और नाउमीदी और करब की इंतहा जो एक माँ महसूस कर रही है। फ़नी बारीकियाँ अब देखें, रोशनी और रंगों का खेल। अगर हम गौर करें तो ड्रामे के रंगों में एक ख़ास उदासी रखी गई है। सुंदरी के मंदिर में रंग थोड़े रोशन हैं जो उम्मीद की इलामत है, जबकि हवेली के मंदिर में मसीला और गहरा रंग इस्तेमाल किया गया है जो जबर और करामत पसंदी को ज़ाहिर करता है। कैमरा वर्क में क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ताकि अदाकारों के चेहरों पर मौजूद करब और बेचैनी को वाज़ह तौर पर दिखाया जा सके। खुर्शीद बीबी जब पहली बार सूरज की रोशनी में आती हैं तो उनकी आंखों में जो चुभन दिखाई गई है और ये सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि उस सच्चाई की भी है जिसे वो इतने सालों बाद तस्लीम करने निकली हैं। ये छोटी छोटी फ़नी बारीकियाँ इस ड्रामे को एक आर्ट पीस बनाती हैं। समाजी पैगाम बेटी की अहमियत। हमारे माशरे में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है या उन्हें विरासत और हकूक़ से महरूम रखा जाता है। जहांदार मीर अली का अपनी भांजी को गायब कर देना और अपनी बहन को यह बताना कि उसका बच्चा मर गया है, इस सोच की अक्कासी करता है कि बेटियां सिर्फ बोझ या ख़तरा होती हैं। लेकिन यह ड्रामा दिखाता है कि एक बेटी सुंदरी ही अपने बाप की असल ताकत है और अपनी माँ के हकूक़ के लिए लड़ रही है। यह ड्रामा इन तमाम ख़वातीन के लिए एक पैगाम है जो जेबर के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकती। खुर्शीद बीबी का कदम इस बात की लामत है कि देर ही सही लेकिन हक़ के लिए खड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ग़ुलाम अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेगा? ग़ुलाम का किरदार एक ऐसा इंसान का है जो वफादारी और सच्चाई के दरमियान पिसा हुआ है। वो जहांदार का नमक ख्वार है लेकिन आशिक अली का उस पर एहसान है कि उसकी खामोशी टूटना अब नागुज़ैर हो चुकी है। जिस तरह वो सुंदरी को देख कर तड़प रहा है उससे साफ ज़ाहिर है कि वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। तो नाज़रीन ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट एपिसोड किसका बनाएं, नेक्स्ट रिव्यू किस ड्रामे के किस एपिसोड का किया जाए ये बताएं कमेंट में। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब लोग? आपका हमारे इस ड्रामा रिव्यू में खुश आमदीद है। आप हमारा देख रहे हैं चैनल मूवी मैक्स और ये एक रिव्यू है जिसमें हम करने जा रहे हैं ग़ुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 15 का रिव्यू। तो रिव्यू के साथ बने रहें, रिव्यू को मुकम्मल देखें। रिव्यू पसंद आए तो रिव्यू को लाइक करें।
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का ये एक शाहकार है। चलो शुरू करें। पाकिस्तान ड्रामा निगारी की तारीख में जब भी जागीरदारों, निज़ाम और ख़ानदानी वक़ार की आड़ में दबे हुए इंसानी हकूक़ की बात होगी तो इश्क, रंगो वखरा जैसे ड्रामा एक संग मेल के तौर पर याद रखे जाएंगे। आज के इस तजज़ियाती रिव्यू में हम इस ड्रामे की हालिया इक़्तिसाद का एक ऐसा तफसीली जायज़ा लेंगे जो न सिर्फ इस कहानी के नशीबो फरार को उजागर करेगा बल्कि किरदारों के लाशऊर में छुपे हुए उन महरक़ात को भी बेनकाब करेगा जो इस कहानी का महज एक तफरीह की बजाय एक समाजी अलमिया बनाते हैं। क्या एक इंसान की छोटी अना पूरे ख़ानदान की खुशियों का जनाजा निकाल सकती है? क्या इक़्तिदार और मनसब की हवस इतनी अंधी हो जाती है कि वो सगे बहन भाइयों के आंसू को भी पत्थर के दीवारों के पीछे कैद कर देती है? ये वो सवालात हैं जो इस किस्सत को देखते हुए नाज़रीन के जहनों में उठते हैं। इस ड्रामे का आगाज़ एक ऐसे जज्बाती और फ़िक्री सवाल से होता है जो इंसानी फितरत के तारीख़ पहलुओं की निशानदेही करता है। मरकज़ी कशमकश, माजी का साया और हाल की तलखी। इस किस्सत की मरकज़ी कशमकश खुर्शीद बीबी के उस फैसले के गिर्द घूमती है जिसने बरसों की खामोशी को तोड़कर हवेली के दर व दीवार को हिलाकर रख दिया। जहांदार मीर अली, जो कि सुंदर गढ़ का एक ताकतवर और बासठ जागीरदार है, अपनी बहन खुर्शीद बीबी को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दे रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो खुर्शीद बीबी उसकी सबसे बड़ी आस पर असीर हैं। जहांदार का किरदार सिर्फ एक भाई का नहीं बल्कि वो उसी इस्तेहसाली निज़ाम का नुमाइंदा है जहां औरत की मर्ज़ी और उसकी ममता को ख़ानदानी गैरत के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी का किरदार है जो अपने बाप आशिक अली की वफ़ात के बाद एक ऐसी दुनिया में तन्हा रह गई है जहां साहिबी अजनबी महसूस होते हैं। सुंदरी की वापसी महज अपने घर वापसी नहीं है बल्कि यह उस माशरती बेहसी का सामना है जो किसी की मौत के फ़ौरन बाद उसके असासों पर गिद्धों की तरह टूट पड़ती है। मोहल्लेदारों का रवैया, उनकी लालच और सुंदरी की बेबसी इस किस्सत का सबसे तकलीफ़दा पहलू हैं। अगर हम जहांदार मीर अली के किरदार का गहराई से मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि वो कोई आम विलन नहीं है। वो अपनी जगह ये समझता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने ख़ानदान के वक़ार और मनसब को बचाने के लिए कर रहा है। उसका ये जुमला कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था, उसकी दाखिली जंग को ज़ाहिर करता है। वो अपनी बहन से मोहब्बत तो करता है लेकिन उसकी यह मोहब्बत उसकी अना के सामने बहुत छोटी है। जहांदार का खौफ ये नहीं है कि खुर्शीद बीबी मर जाएगी बल्कि उसका असल खौफ ये है कि अगर सच सामने आ गया तो सुंदरगढ़ की ज़मीनों पर उसकी बादशाहत का सूरज ख़त्म हो जाएगा। खुर्शीद बीबी का बरसों बाद अपने कमरे से बाहर निकलना एक इलामी अमल है। ये सिर्फ एक कमरे से बाहर आना नहीं है बल्कि यह उस जुल्म के ख़िलाफ़ एक खामोश एहतजाज है जो दवाइयों से उस पर ढाया जा रहा था। जब वो जहांदार के सामने खड़ी होकर अपनी बेटी का सवाल करती है तो वो एक लाचार बहन नहीं बल्कि एक ग़ज़बनाक माँ बन जाती है। उसकी आँखों में वो तड़प है जो सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिससे उसका बच्चा छीनकर उसे मौत की छोटी खबर सुना दी गई हो। राइटर ने यहाँ खुर्शीद बीबी के मुकालमे में जो दर्द समोया है वो सीधा दिल पर उतरता है। मेरी बेटी तो गैर नहीं है ना, ये जुमला इस माशरे के मुँह पर तमाचा है जो रिश्तों को भी मफादात के तराजू में तोलता है। सुंदरी तन्हाई और मुज़ाहमत की इलामत है। सुंदरी का किरदार और ड्रामे के रूह वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने बाप से सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स और हिम्मत भी सीखी है। आशिक अली का स्कूल, उनकी किताबें और उनके नज़रियात सुंदरी के लिए एक ढाल हैं। जब वो अपने घर वापस आती हैं और देखती हैं कि उसके पड़ोसियों ने उसका सबसे कीमती असासा अपने बाप की यादें लूट ली हैं तो उसका रद्द अमल एक आम लड़की जैसा नहीं रहा था।
जो रो कर बैठ जाए। वो मुज़ाहमत करती है, वो उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करती है। यहाँ डॉक्टर का किरदार भी बहुत अहम है। वो सुंदरी की ज़िंदगी में एक रोशन सितारे की मानद है जो उसे अंधेरों में भी रास्ता दिखा रहा है। डॉक्टर और सुंदरी के दरमियान जो मुकालमे हुए हैं वो नफसियाती तौर पर बहुत मजबूत थे। रोना है तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन अपने बाप की गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाना कमज़ोरी नहीं। ये जुमला सिर्फ सुंदरी के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पर अपनों को खो देता है। समाजी और इखलाकी मौज़ूआत बेहसी का अरूज। इसी किस्त में जिस तरह समाजी बेहसी का दिखाया गया है वो हमारे माशरे का एक कड़वा सच है। रमज़ान चचा और ज़ोहरा जैसे किरदार हमारे गर्दो पेश में आम पाए जाते हैं। वो लोग जो कल तक आशिक अली के एहसान तले दबे हुए थे, उनके मरते ही उनके घर का फर्नीचर और बिजली की मशीनें तक उठा कर ले गए। ये मंजर देख कर इंसान की रूह कांप उठती है कि किस तरह गुर्बत और लालच इंसान को जानवर से भी बदतर बना देते हैं। सुंदरी के बाप की किताबों का रद्दी के भाव बिक जाना इल्म और इश्तिहार की उस तौहीन को ज़ाहिर करता है जो हमारे माशरे में आम हो चुकी है। एक उस्ताद जो पूरी ज़िंदगी दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल संवारते हैं और उसमें गुजारते हैं, उसके अपने घर की हुर्मत उसके लिए कब से ऐसे बैठे हुए हैं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम खैरियत से होंगे। और आज दोबारा भाई आ गए फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं सीने बताता हूँ, एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। आप लोगों को डायरेक्ट चलता हूँ मैं नीचे, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या माजरा है, क्या सीन है। और ब्लॉग में बने रहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो चलते हैं हम नीचे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या माजरा है। चलो चलते हैं। ये देख लो हमारे भाई खड़े हैं। भैया भैया यहाँ तो देख लो स्वीटी। भाई हमारे भाई हमें नहीं देखेंगे। भैया देख लो यार, ऐसे ना करो ना। ये देख लो यार। अरे भाई देख लो, कैमरा मैन फोकस करो। भाई नहीं देख रहे, मैं आपको नीचे चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या सीन है। ये देख लो, ये देख नहीं रहे ब्लॉग में। तो चलो डायरेक्ट नीचे चलते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को क्या सीन है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ दिखाता हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। देख लो ये ट्राले वगैरह खड़े हैं, आपको चुप करके दिखाता हूँ मैं क्या सीन है इधर। अल्लाह अकबर। देख लो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोनों जो ट्रक कंटेनर हैं, दोनों ही क्या हालत हो चुकी है, जो कि रात में 5:30 बजे आपस में टकरा चुके थे। और मैंने देखा तो देखो आप लोग क्या हालत हो रही है। और इसमें जो एक ड्राइवर था वो नीचे टायर बिल्कुल टेढ़ा और फट चुका है। और इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हालत हो रही थी। तो भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने देखा जब ख़राब हुआ मैं घर चला गया। आप लोग देख लो बम्पर पूरा अलग हो गया। और जो ड्राइवर थे वो बहुत ही शदीद टांग और हाथ दोनों टूट गए। अल्लाह पाक उसको सेहत दे। आप लोग देख लो क्या हालत हो रही है। अल्लाह पाक का भी देख लो भाई, टायर भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया। और बहुत ही बुरी हालत हो रही है। शीशे टूट के पता नहीं कहाँ तक गए। और दोनों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। देख लो, आप लोग देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो ड्राइवर था इसको नींद आ गई थी ट्रक चलाते चलाते, इस वजह से ना ये दोनों कंटेनर आपस में टकरा कर बाद मतलब एक्सीडेंट हो गए। देख लो ये सेट कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। फिर मैं तो जा रहा हूँ दुकान पे, जल्दी में हूँ। तो आप लोग देखते रहो। देखो शीशों में क्या शीशे पता नहीं कहाँ तक गए, कांच के टुकड़े। और अब ये जो बंदा है ड्राइवर, ये इसका कान कट गया बेचारे का बहुत ही ज़्यादा। ये कम जख्मी है, वो जो 2 बंदे थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। भाई ये गाड़ी हमारे खड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा रश हो गई है। मैं तो जा रहा हूँ दुकान पे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, अपने जानो माल का सदका निकालो सारे भाई लोग जल्दी जल्दी। और रात में
और मेहरबानी करके रात में ट्राली आके सो जाया करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है लोगों का, टांग टूट गई, बेचारा कान कट गया, आपने देखा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।